नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आप भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें सीटेट की, तो यहाँ पर मैथ्स पेडागोगी की क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। अगर बात करें सीटेट की, तो मेरे भाई सीटेट में 150 प्रश्न का पेपर आता है, प्राइमरी लेवल हो या जूनियर, जिसमें से आपके 30 नंबर का मैथ्स रहता है, 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स पेडागोगी, मैथ्स गणित शिक्षण शास्त्र से आते हैं। तो न्यूमेरिकल की क्लास आपके लिए चल रही है। गणित शिक्षण शास्त्र की अगर आपने 10 क्लास भी मेरी ले ली, तो ये मान लीजिए आपका 15 में से 14 या 15 क्वेश्चन ही आप हिट करके जाओगे। बहुत आसान आता है, क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं। तो हम जो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन पेपर से कराने का एक ही फायदा है, क्योंकि 90 से 95% आपके यहाँ पर रिपीट देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन ये है ना, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर को हिट करके चलिएगा और आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? तो चलिए, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में पुरानी जो भी मेरी वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा, और ये आपका 6वां या 7वां पार्ट होगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजू समझता है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, यानी कि समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस को समझता है, पैरेललोग्राम है, लेकिन उत्क्रमण नहीं समझता, यानी कि रिवर्सिबिलिटी सत्य नहीं है इसकी। वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार राजू किस स्तर पर है? यानी कि एक प्रश्न आपका वैन हिले से आना पक्का है, हर साल आता है, और इस क्वेश्चन को ना आए ऐसा वैन हिले का। तो वैन हिले की बात करें मेरे भाई, तो वैन हिले ने तो जो सिद्धांत दिया था वो ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत दिया था। पहला प्रश्न यही बनता है आपका, वैन हिले ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वैन हिले ने कुल मिलाकर ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत दिया था। इसके जो स्तर बताए थे इन्होंने, स्तरों की जो बात की थी, जो स्टेज होती हैं, इसकी जो स्टेज होती हैं वो कितनी होती हैं? 5 स्टेज होती हैं इसकी। कितनी स्टेज होती हैं? 5। अगर स्टेज की बात करें तो 0 से स्टार्टिंग होती है, 1, 2, 3 और 4। तो ये आपकी 5 स्टेज होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4। पहली बात करें तो पहला जो होता है वो किसी भी समस्या की पहचान की बात करता है। पहचान करो, आइडेंटिफाई करो, या फिर इसके लिए एक वर्ड आता है दृश्यीकरण, दृश्यीकरण का। तो पहचान आए, दृश्यीकरण आए, ये आपका कौन सा सबसे प्राथमिक स्तर होगा, पहला स्तर माना है। दूसरे स्तर की बात करें मेरे भाई, तो जो दूसरा स्तर होता है इसमें विश्लेषण। कौन सा होता है? एनालिसिस जिसे बोलते हैं हम। विश्लेषण जो होता है वो आपका दूसरा स्तर इसके अंतर्गत देखना होता है। तीसरा जो स्तर होता है, जैसे हम 2 पर बोलेंगे, संबंध बनाना। संबंध बनाना तीसरा जो स्तर होता है वो होता है इसका संबंध बनाना होता है। और चौथा जो स्तर होता है वो होता है निगमन। निगमन। और जो 5वां होता है वो होता है स्वयं सिद्धता। स्वयं सिद्धता आपका 5वां स्तर देखने को मिलता है। तो राजू समझता है, देखिए राजू के अंतर्गत राजू को लगता है कि जितने भी समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए ये बात सही है, सारे के सारे समचतुर्भुज आपके क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम होते हैं। क्लियर है? क्योंकि जो समचतुर्भुज होते हैं, पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, उसकी एक खास बात होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, पहला। दूसरा होता है ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी। तो इसमें भी ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन 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 एंगल के इफेक्ट के कारण आपका सारे के सारे समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो ऐसा संभव नहीं है। तो उत्क्रमणीय ये सत्य, लेकिन उत्क्रमणीय सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। और हिले साहब बोलते हैं कि ये किस स्तर की बात की जा रही है? तो कहीं ना कहीं अगर बात करें आइडेंटिफिकेशन की, तो बच्चा यहाँ आइडेंटिफिकेशन तो कर पाता है, विश्लेषण भी कर पा रहा है उसका, लेकिन यहाँ पर अमूर्तता उसके अंतर्गत नहीं आ रही है। तो दृश्यीकरण हो पा रही है, विश्लेषण भी हो पा रही है। और बात करें अमूर्त या संबंध बनाने की समझ जो होती है, वो कहीं ना कहीं संबंध नहीं बना पा रहा है, रिलेशन नहीं बना पा रहा है, अमूर्तता के बारे में खुद से सोच नहीं कर पा रहा है, कल्पना नहीं कर पा रहा है उस चीज की। तो वो संबंध बनाने में वहां पर इसको समस्या हो रही है, क्योंकि अगर संबंध ही बना लेता तो फिर वो रिवर्सिबिलिटी को भी समझ जाता। क्लियर है मेरे भाई? औपचारिक निगमन की कोई बात नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका आंसर लगाइएगा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और 2005, एनसीएफ 2005 से ये प्रश्न बना है। आकलन की अपरिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त है, ये आपसे पूछा है, सबसे कम उपयुक्त है, बताइए कौन सा होगा। तो एनसीएफ 2005 में आकलन की अपरिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। जो गणित शिक्षण अधिगम है वो प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। इसमें कौन सा सबसे कम उपयुक्त है, ये पूछा है। आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में दृष्टिकोण बढ़ावा देती हैं, बात तो ठीक है। मैकेनिज्म जो होती है कैलकुलेशंस की वो यहाँ पर दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, पर्सपेक्टिव को बढ़ावा देती है, तो ये काफी अच्छी बात है। आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को लेकर डर व असफलता का भाव उत्पन्न करती हैं। जो अपरिष्कृत विधियां हैं वो क्या करती हैं, डर व असफलता का भाव उत्पन्न करती हैं। गणित के आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा है, ये वाली बिल्कुल बात सही हो जाएगी। जो गणित में है आकलन की जो विधियां हैं, एवेल्युएशन की विधियां हैं, वो क्या करती है, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा है, यही पूछा है और यही आंसर आपका हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जवाब दीजिएगा, बताइए भाई क्या होगा। गणित अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा सत्य है, त्रुटियां बच्चे की अधिगम प्रक्रिया की सूचक हैं, ये वाली बिल्कुल बात सही है। जो अधिगम प्रक्रिया की सूचक होती हैं त्रुटियां, इसलिए महत्वपूर्ण है, बात तो बिल्कुल सही है। त्रुटियां शिक्षक को योग्यता में कमी सूचक है, कमी की सूचक नहीं होती भाई, ये तो गलत हो जाएगा आपका। बाकी बात करें यहाँ पर, त्रुटियां शिक्षक के लिए एक बोझ बन जाएंगी, बोझ कभी नहीं बनती हैं, बोझ नहीं बनती, बर्डन का काम नहीं करती, क्योंकि उनमें अवधारणा को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ही आपका सही है, तो केवल इस सवाल का राइट आंसर ए होगा। बहुत आसान था, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं था, और ऐसे सवाल आते हैं पेपर में तो आप लोग आसानी से लगा सकते हो इनका आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फास्टली कराऊंगा इस क्लास को, फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आधारित गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है, नॉट पूछा है, गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है। अधिगम के प्रतिफल स्पष्ट और मापने योग्य होते हैं, स्पष्ट और मापने योग्य नहीं होते भाई, शिक्षण की विशेषता नहीं है। अधिगम के प्रतिफल स्पष्ट और मापने योग्य होते हैं, तो आई कर सकते हैं, तो बात तो ठीक है। शिक्षण शास्त्र गतिविधियां अनुभवों और कला खेल प्रौद्योगिकी के समाकलन पर आधारित होता है। बच्चों का अधिगम प्रतिफल के अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता, ये वाली बात गलत हो जाएगी, निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप थर्ड क्लास का बच्चा है उसे डायरेक्टली आप 10th क्लास में नहीं बिठा सकते, क्योंकि उसके बीच की जो समझ है वो उसके अंदर का वो जो दायरा है वो उसको नहीं कर पाएगा। तो अधिगम प्रतिफल के अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा और इसी वजह से सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन का आंसर लगाइए। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। गणित के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। देखिए 10 ग्राम की बात करें तो 10 ग्राम की जरूरत पड़ती है, डाइंस ब्लॉक्स की बात करें तो ये भी जरूरत पड़ती है, टाइलिंग वगैरह की बात करें तो इसकी जरूरत पड़ती है। प्राथमिक स्तर पर कोण मापी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका रेखा गणित है वो आपका 6वीं क्लास से लगभग स्टार्ट होता है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें डाइंस ब्लॉक्स की बात करें तो जो डाइंस ब्लॉक्स है इसका यूज़ जो किया जाता है वो स्थानीय मान के लिए किया जाता है। प्लेस वैल्यू जब आप निकालते हो तो उसके लिए आप डाइंस ब्लॉक्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, तो डाइंस ब्लॉक्स वगैरह का हम यूज कर लेते हैं उस स्थिति में। क्लियर है मेरे भाई। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर, चलिए बाकी अगर हम बात कर लेते हैं और भी पॉइंट्स हैं डाइंस ब्लॉक्स के अलावा, तो जॉन डीन्स साहब ने दिया था डाइंस ब्लॉक्स
के बारे में बताया था। और इन्होंने बोला था कि बच्चों को खेल खेल कर सिखाइए। कैसे सिखाइए? बच्चों को खेल खेल में सिखाइए, जोड़ तोड़ कर सीखे। बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में अधिक सीखता है। और सीखने के इन्होंने 4 सिद्धांत भी बताए थे, उसकी कोई जरूरत नहीं है डायनेमिक्स ब्लॉक्स के बारे में। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर 10 ग्राम की, तो ज्योमेट्रिकल शिप्स के बारे में यहाँ पर बच्चा सीखता है, समझ होती है पैदा। ज्योमेट्रिकल शिप्स, ज्योमेट्रिकल शिप्स के बारे में बच्चा यहाँ पर समझता है। टेसिलेशन के बारे में बात करें तो ये जो टेसिलेशन है, इसमें आपका आयत हुआ, वर्ग हुआ, त्रिभुज हुआ, इनके बारे में बच्चा क्या करता है? सीखता है। क्लियर है मेरे भाई? तो इनके बारे में सीखता है। कोणमापी वगैरह का यहाँ प्राथमिक स्तर पर यूज नहीं होता। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 4th ही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए क्या होगा। एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक बच्चों को समान गुणों वाली आकृतियों का समूह बनाने में तथा फिर प्रत्येक समूह में आकृतियों की संख्या को गिनने में संलग्न रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस गतिविधि के उद्देश्य नहीं हो सकता? ये पूछा कौन सा उद्देश्य नहीं हो सकता। तो एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक बच्चों को समान गुणों वाली आकृतियों का समूह बनाने में तथा फिर प्रत्येक समूह में आकृतियों की संख्या गिनने में संलग्न रखता है, यानी कि बच्चों को कहीं ना कहीं इंगेज करने की बात कर रहा है। वर्गीकरण का कौशल सिखाना, आकृतियों के बारे में सीखना, गिनती के बारे में सीखना, अनुमान तथा सन्निकटन के बारे में सीखना, ये वाली बात थोड़ी सी अलग है। कौन सा गतिविधि का उद्देश्य नहीं हो सकता? तो अनुमान और सन्निकटन के बारे में नहीं सीखना, कहीं ना कहीं गिनती के बारे में सीखना है, आकृतियों के बारे में सीखना है, वर्गीकरण के बारे में कौशल सीखना है, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी एक्सप्लेनेशन में आज की वीडियो में कम दे रहा हूँ थोड़ा सा, उसका कारण यह है कि आज मेरी एनर्जी भी डाउन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी स्तर तक पहुंच एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ है, बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ क्या होगा ये पूछा है आपसे। क्लियर है मेरे भाई? लगाइए क्या होगा सही जवाब। विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता, भारतीय संख्याओं का मौलिक गणित संक्रियाओं को करने की योग्यता, बिल्कुल सही होगा। जो भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है? बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे। कक्षा 4 का एक क्रियाकलाप आधारित विधि द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्म के शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ये आपसे पूछा है। बच्चों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों को चार्ट पर काटकर अपनी पुस्तिका पर चिपकाना, शिक्षक शिक्षिका द्वारा कक्षा में एक चार्ट का उपयोग करना जिसमें विविध ज्यामितीय आकारों आकृतियों के विभिन्न गुणधर्मों का वर्गीकरण के साथ चित्रण हो, बच्चों को विविध आकृतियों के आकार कटी हुई सामग्री देना और उनको भुजाओं की संख्या, कोणों, शीर्षों आदि के बारे में विश्लेषण करवाना। एनालिसिस बच्चा कर रहा है तो काफी अच्छा माना जाएगा और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने लगभग 7-8 क्वेश्चन करिए हैं जो कि मैथ्स पेडागोगी के हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आज मेरा थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, इस वजह से मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। बाकी ये क्वेश्चन आपने किए, बाकी मैं 100 क्वेश्चन की एक आपके लिए मैराथन, महामैराथन क्लास लेके आऊँगा। अगर आप उनको कर लेंगे तो 100% आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। मैथ्स पेडागोगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। जो गृहिणी माता बहनें मैथ्स के न्यूमेरिकल को नहीं कर पाती, उनमें दिक्कत होती है उनको, तो वो मैथ्स पेडागोगी से अपना स्कोर अच्छा कर सकती हैं, उनके लिए बेहतर रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है, अब तो सभी के सभी कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास होम साइंस वगैरह होती है या बीए वगैरह होती है तो वहाँ पर उनको दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो उनके लिए आप पेडागोगी का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज करते हैं और 15 में से 15 स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू साइन लाइक अ सन, फर्स्ट वन लाइक अ सन। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सबसे पहले सूर्य की तरह जलना होगा, तपना होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा भाई।